हमने कल जो है वो इधर तक देख लिया था कि चाइना के अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, और अब हमने जो है एससीओ को देखना है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और ये एक रीजनल ब्लॉक है, इसके ऊपर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो रॉकेट साइंस कोई नहीं होती, उसमें आपने देखना होता है कि कहाँ पे है, कौन सी जगहों के मुल्क हैं, कब बनी थी, किस वजह से बनी थी, क्या पोटेंशियल है उसके अंदर और क्या उसकी एक्टिविटीज हैं या उसने क्या कर लिया अब तक। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें अगर आप देख लें तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये शंघाई 5 के नाम से 1996 में बनी थी। 1996 में जो चाइना और उसके बॉर्डर से उसके अंदर क्या एक इम्पोर्टेंट चीज चल रही थी जो पहले नहीं थी। ये मैं बॉर्डर का जो है ये मैप निकाल देता हूँ। इसके इर्द गिर्द, चाइना के इर्द गिर्द पहले यूएसएसआर होता था, लेकिन फिर बहुत सारे मुल्क बन गए थे। ये जहाँ आप काजाकिस्तान देख रहे हैं, जहाँ किर्गिस्तान देख रहे हैं, जहाँ ताजिकिस्तान देख रहे हैं, ये सारे मुल्क असल में यूएसएसआर या रशिया होता था। और इधर से आप ये भी देख सकते हैं कि रशिया पाकिस्तान के कितने करीब होता था। ये जहाँ ताजिकिस्तान का ताज लिखा हुआ है, यहाँ रशिया या यूएसएसआर होता था। ठीक है, तो ये वाले मुल्क जो है ये नए नए बने थे। तो अब चाइना और इन मुल्कों के दरमियान इश्यूज चल रहे थे कि किस तरीके के साथ बॉर्डर की बाउंड्री लाइन की जाए, क्योंकि इन्होंने कुछ एरियाज के ऊपर कहना स्टार्ट कर दिया कि ये भी हमारे एरियाज हैं। चाइना ने कहा कि ये हमारे एरियाज हैं। नतीजतन ये 5 मुल्क जो थे, चाइना, रशिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये पांचों जो हैं ये एक जगह पे 1996 में मिले और इन्होंने बैठ के जो है वो अपने बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व किया। अब जब ये बॉर्डर इशू को रिजॉल्व कर रहे थे तो इन्होंने अपना नाम रख लिया शंघाई 5 और बड़े अच्छे तरीके से अपने बॉर्डर इश्यूज के ऊपर बार्गेनिंग की। बॉर्डर इश्यूज में ये होता है कि बहुत सारा एरिया आपका अपना फोरगो करना पड़ता है, किसी और को एरिया देना पड़ता है, और कुछ अपने जो एरियाज हैं वो एक्स्ट्रा आप ले लेते हैं। पाकिस्तान ने भी चाइना के साथ एक बॉर्डर बार्गेन की थी पाकिस्तान बनने के बाद, और उसमें गिलगित और हुंजा के आसपास कुछ एरियाज जो थे वो चाइना को दे दिए थे। ठीक है, तो फॉर सम एडवांटेजेस और फॉर सम अदर पर्पसेस। तो इस तरीके से ये चीजें बॉर्डर इश्यूज के अंदर चलती हैं। अगर अच्छे तरीके से रिजॉल्व होने तो ठीक है, अदरवाइज हमारे कश्मीर में बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं जो अभी तक जो है वो डिफाइन नहीं हो पाए। तो ये शंघाई 5 जो है इन्होंने बॉर्डर इश्यूज के लिए इकट्ठे हुए और ये मिलने लग गए। और उसके ऊपर जाहिर है जब बॉर्डर का इशू होता है उसके बाद कुछ एरियाज देने होते हैं, कुछ देने होते हैं, तो उस पर एक लंबी वर्किंग होती है, मैप्स चेंज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेंज होते हैं, पॉपुलेशन के डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें, किसी की जमीन है, किसी की जॉब्स हैं, कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, उसमें डिवाइड होना है उन एरियाज में। तो एक लंबी टॉक्स होती हैं और लंबा एक मामला होता है। तो ये अक्सर मिलने लगे। मिलते मिलते इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा और बातें जो हैं वो ज्यादा कर लें, थोड़ा सा और चीज को आगे बढ़ाएं, और हम कोल्ड वॉर के बाद जो है वो रीजनल कॉर्पोरेशन स्टार्ट करें, बजाय इसके कि हम जो है वो अकेले अकेले रहें और एक दूसरे से नाराज रहें। तो ये वही वक्त है जब मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी कि वो एक रीजनल सुपर पावर बन जाए और इन सारे स्थान को, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सब के साथ जो है पाकिस्तान ने ट्रेड करना स्टार्ट किया था। कासा का प्रोजेक्ट आया था, टापी का प्रोजेक्ट आया था। ये हमने जो है वो बहुत पहले जब अफगानिस्तान पढ़ रहे थे तो हमने उसमें डिस्कस किया था, आप उसमें रिवाइज कर सकते हैं। तो वो तो मैंने बताया था कि वो कामयाब ना हो पाया, तो इन मुल्कों ने आपस में ही दोस्ती कर ली और उन्होंने कहा कि हम अपने मसलों को आगे बढ़ाते हैं। तो टेररिज्म, एथनिक इशू, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, रीजनल कोऑपरेशन, ये सारे जो है ना इन्होंने कहा कि हम इश्यूज को एड्रेस करेंगे। और 2001 के अंदर इन्होंने शंघाई 5 का नाम चेंज करके एससीओ रख दिया। ठीक है, अब करंटली इसके मेंबर्स जो हैं उसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, ताजिकिस्तान पहले ही था, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, चाइना। तो ये सारे मेंबर्स हैं, ये अपने जहन में रखने हैं अपने। ठीक है, मेंबर स्टेट्स के अलावा कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स होती हैं जिन्हें कुछ अर्सा के लिए ऑब्जर्वर रखा जाता है ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाई को देखते रहें और फिर उनको मेंबर बनाया जाता है। तो उसमें अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, ये जो है ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। पाकिस्तान जो है वो पहले ऑब्जर्वर स्टेट था, इंडिया भी ऑब्जर्वर स्टेट था। 2017 के अंदर ये दोनों मुल्क जो हैं ये बाकायदा तौर पे एससीओ के मेंबर बन गए। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है, यानी कि दुनिया की टोटल आबादी का 40%। ठीक है, 2.5 हिस्सा अगर आप 2.5 से करें पूरी दुनिया की आबादी के, तो उसमें से कह लें कि 1 हिस्सा जो है वो इधर रहता है। फिर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है जहाँ परमानेंट मेंबर्स होते हैं 5, उनमें से 2 परमानेंट मेंबर जो हैं वो इस एरिया के हैं। तो वहाँ बहुत ज्यादा उनकी वर्क होती है, उनकी फैसलों में, दुनिया के फैसलों में वर्क होती है। तो एससीओ के मेंबर कंट्रीज जो हैं उनमें से 2 ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। बाकी टेम्परेरी मेंबर्स बनते रहते हैं, लेकिन ये है कि परमानेंट मेंबर्स शुरू से हैं। तो इनमें एक तो चाइना है और दूसरा रशिया है। फिर एक और ब्लॉक है ब्रिक्स के नाम से। ब्रिक्स मुखफ़फ़ है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया का, साउथ अफ्रीका का। ये 5 वो मुल्क हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पावर्स बनने की एस्पिरेशन रखती हैं या इनके अंदर पोटेंशियल है और ये कोशिश कर रही हैं। ठीक है, इनमें से 3 मुल्क जो हैं रशिया, इंडिया और चाइना, ये तीनों एससीओ का हिस्सा हैं। यानी कि हमारे रीजन की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो हमारे काफ़ी सारे जो हैं वो वर्ल्ड फोरम्स, उसके अंदर इनकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है या इनकी अच्छी डिसीजन पावर है, ये अच्छे तरीके से हमारे मुतालबात मनवा सकते हैं अगर चाहें तो। इसका फायदा जाहिर है पाकिस्तान को भी होगा और रीजन को भी होगा, अगर ये रीजन इकट्ठा होना चाहता है, अगर इकट्ठे जो है वो चलना चाहता है।
इसके प्रोस्पेक्ट्स ये हैं कि 21st सेंचुरी को कहा जाता है कि ये एक एशियन सेंचुरी है। एशिया राज करेगा, यूरोप और अमेरिका का दौर जो है पुराना हो गया है। मे भी आज ना करे, 10 साल बाद ना करे, 20 साल बाद कर ले, 50 साल बाद कर ले, लेकिन इस सदी के अंदर जिस चीज़ का राइज चल रहा है वो एशिया का है। इसमें रशिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, इंडिया हो सकता है, फिर आपका जो है मलेशिया एशियन टाइगर है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, जापान है, बहुत सारे एशियन कंट्रीज और भी हैं जो एस्पायर कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड पावर्स बन सकें। ठीक है, तो एशियन सेंचुरी है, एससीओ भी एशिया की एक तंजीम है, तो ये अपने रीजनल ब्लॉक को अगर मजबूत कर लें, ठीक है, और फ्यूचर तो इनका है ही है, इकोनॉमिक पावर्स तो ये बन ही रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका फायदा उठा सकते हैं, एक मजबूत ब्लॉक बन सकता है। जैसे आज हम यूरोपियन यूनियन को कहते हैं कि वो बड़े आपस में दोस्त हैं और वो कोऑपरेशन करते हैं, जैसे हम नेटो के बारे में कहते हैं कि ये बड़ी शानदार किस्म की सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, सारी दुनिया के मुल्क जितने भी नेटो के अंदर हैं वो सारे सिक्योर फील करते हैं अपने आप को। बिल्कुल इसी तरीके से एससीओ जो है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक कॉन्सर्न्स के लिए है, टेररिज्म खत्म करने के लिए है, एथनिक इश्यूज खत्म करने के लिए है, तो ये भी एक बड़ी पावर बन सकती है अगर जो है इसको हार्नेस किया जाए, अगर इसको जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो ये इसका प्रोस्पेक्ट पहला है। दूसरा प्रोस्पेक्ट ये है कि पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं हमारे जैसे, उनके ऊपर राज होता है डेवलपमेंट बैंक्स का। डेवलपमेंट बैंक्स क्या करते हैं कि कुछ मुल्कों से पैसा लेते हैं और फिर जो गरीब मुल्क होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उसके अंदर जाकर कहते हैं कि हम आपको सड़क बना देंगे, हम आपको बिल्डिंग्स बना देंगे, हम आपको ये बना देंगे, चीजें बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। वो इन्वेस्ट करते हैं, नतीजतन जो गरीब मुल्क है या डेवलपिंग कंट्री है वो अफोर्ड तो कर लेता है, लेकिन उसके डिसीजन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरी पिछले 50-60 सालों में आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इन्होंने पूरी दुनिया के कंट्रीज को एक तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ था, लेकिन अब एससीओ ने अपना बैंक बना लिया है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो ये वाला जो बैंक है जिसे AIIB कहा जाता है, इसके बनने से जो है वो ये आहिस्ता आहिस्ता जो एशिया के कंट्रीज हैं वो अपने ही रीजन के मुल्कों के साथ ताउन करेंगे और दूसरे वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो कमजोर होगा। जाहिर है हमारे जैसा मुल्क, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो इस तरह के एग्रीमेंट्स में आके उसकी सूरत हाल होगी तो वैसी ही जैसी वर्ल्ड बैंक या फिर IMF के अंदर है, लेकिन ओवरऑल ये एक रीजनल पावर बन सकती है। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज के लिए जो है वो एक एसेट बन सकता है, और मे भी पाकिस्तान भी अपने अगर मसाइल से निकल आता है तो वो भी कुछ छोटे मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है इस बैंक के थ्रू। फिर दोनों कंट्रीज जो हैं उनके दरमियान मार्च 2020 के में एक बात हुई थी कि वो जब आपस में ट्रेड करें और बॉन्ड्स इशू करें एक दूसरे को तो वो एशियन करेंसीज में करें। अब तक डॉलर की सुप्रीमेसी है, अमेरिकन डॉलर जो है उसे एक स्टैंडर्ड समझा जाता है, जब भी इंटर स्टेट कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है तो वो डॉलर्स में की जाती है, सारे मुल्कों के रिजर्व्स डॉलर में देखे जाते हैं, उस वजह से अमेरिका को एक नेचुरल एडवांटेज मिल जाता है, और ये एडवांटेज उसने इसलिए लिया है कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीता था। आमतौर पे ये होता था कि जंग में जीतने के बाद लोग एरियाज पे कब्जा करते थे, अमेरिका ने यह किया कि जंग में जीतने के बाद एरियाज पे कब्जा नहीं किया, उसने कहा कि मेरी करेंसी के अंदर ट्रेड होगा, और दूसरी जंग से लेकर अब तक यही चलता आ रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर इस चीज पे अमल हो जाता है कि एशियन करेंसीज, युआन है, रशिया की करेंसी है, इंडिया की करेंसी है, पाकिस्तान की करेंसी है, इन करेंसीज में ट्रेड होने लग जाता है इस रीजन के अंदर, तो फिर डॉलर की सुप्रीमेसी यहाँ कम होगी। जब उसकी सुप्रीमेसी कम होगी तो उनकी अपनी पावर कम होगी। ठीक है, इस पे अभी बात हो रही है, मार्च 2020 के जो एससीओ का समिट था उसके अंदर बात हुई थी कि ये हम बायलैटरल ट्रेड और जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो इशू करते हैं कुछ कागज जिसके ऊपर लिखा होता है कि इसने इतने पैसे उधार दिए हमें और इतना इंटरेस्ट रेट से मिलेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स जो हैं, ये सारी चीजें जो है ये एशियन करेंसीज के अंदर हो तो फिर ज्यादा जो है वो बेहतर है। जैसे यूरोप के अंदर यूरो चलता है, पूरे रीजन ने अपनी करेंसीज भी रखी हुई है, लेकिन पूरे रीजन की एक अलग से करेंसी भी रखी हुई है जो उनकी अपनी है, जिससे उनके अंदर जो है वो इश्यूज नहीं आते उनकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर। फिर एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें पहले टर्की, ईरान और पाकिस्तान होता था, उसके बाद फिर ये सारे कंट्रीज, दूसरे स्तान कंट्रीज जो हैं, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे कंट्रीज भी आ गए थे। तो इस ईसीओ जो है ये अभी तो बहुत ज्यादा कोई कॉपरेशन नहीं है इसके दरमियान, लेकिन ईसीओ कंट्रीज के अंदर टर्की और ईरान जो है उनको अगर हम एससीओ के अंदर डाल दें तो ये कॉपरेशन ज्यादा अच्छा हो सकता है और रीजन ज्यादा फैल सकता है। टर्की जो एक बड़ी पावर है, फिर वो यूरोप की विसिनिटी में है, ठीक है, तो उसके इस एससीओ के अंदर आने से ज्यादा जो है वो पावरफुल ब्लॉक बन सकता है और हम अपने इश्यूज जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं। इसको जो चैलेंजेस हैं उसके अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि दो बड़ी ताकतें इंडिया और चाइना, उनके दरमियान बॉर्डर इश्यूज हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, उस पर फौजें इकट्ठी हो जाती हैं और जंग का समा पैदा हो जाता है, और दोनों फौजें होती हैं वो न्यूक्लियरली पावर्ड होती हैं, तो ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है। तो अगर इस इशू को रिजॉल्व कर लिया जाए, इंडिया चाइना बॉर्डर क्राइसिस को, इश्यूज को, तो तब इस एससीओ के आगे बढ़ने के ज्यादा चांसेस। फिर इंडो पाक इश्यूज हैं, दोनों एक दूसरे के आर्च राइवल्स हैं और दोनों जो है वो एक ही तंजीम में हैं, तो पाकिस्तान जो प्रपोजल देगा जाहिर है इंडिया उस पर अमल नहीं करेगा और अल्टीमेटली इंडिया एक ब्लॉक क्रिएट करना चाहेगा विद इन द ब्लॉक के पाकिस्तान के अगेंस्ट हों। सपोज करें पाकिस्तान ये बात करता है कि पाकिस्तानी रुपया जो है उसको भी ट्रेड की करेंसीज के अंदर यूज करना चाहिए जैसे डॉलर यूज होता है,
इंडिया जाहिर है को कहेगा नहीं नहीं पाकिस्तानी रुपया नहीं यूज होगा। फिर पाकिस्तान अपने दोस्त इकट्ठे करेगा वोटिंग के लिए, तो वो चाइना के पास जाएगा, चाइना फर्ज करे मान जाता है, इंडिया रशिया के पास जाएगा, फर्ज करें रशिया इंडिया के साथ हो जाता है। तो ब्लॉक के अंदर दरारें पड़ सकती हैं अगर उस मुल्क के अंदर इशूज दोनों मुल्कों के इशूज चल रहे हैं। या तो एक कंट्री को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर जो है वो दोनों को इश्यूज रिजॉल्व करने पड़ेंगे। ये इश्यूज ऐसे हैं जो पिछले 70 ईयर से रिजॉल्व नहीं हुए। अगर एससीओ के फोरम पे ये रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर मे बी दोनों जो रीजन्स हैं उनके दरमियान जो है वो ज्यादा तरक्की हो सकती है और ज्यादा बेहतर तरीके से दोनों चल सकते हैं। और इस बात पर तो कोई भी जो है वो सेकंड ओपिनियन नहीं रखता है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई हो चुकी, अब इस चीज को खत्म होना चाहिए। ये कोई भी नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई चलती रहे। फिर इन एससीओ कंट्रीज के अंदर तो नहीं, लेकिन इनकी ऑब्जर्वर स्टेट अफगानिस्तान है जो चाइना का भी हमसाया है और एससीओ कंट्रीज का सबका हमसाया है। इसके अंदर टर्मोइल चल रहा है, इसके अंदर इश्यूज चल रहे हैं, इसके अंदर लोगों की इकोनॉमी जो है वो तबाह हो चुकी है। तो लोग जाहिर है माइग्रेशन करेंगे तो इन कंट्रीज में आएंगे तो टर्मोइल बढ़ता जाएगा, टेररिस्ट ग्रुप्स भी आएंगे फिर। तो ये भी एक चैलेंज है एससीओ कंट्रीज का, कह सकते हैं कि जिम्मेदारी भी बनती है और इसकी अपनी सेफ्टी के लिए भी बेहतर है कि अफगानिस्तान के हालात बेहतर किए जाए। अच्छा, अब इसके अंदर एक चैलेंज ये आता है कि पहले सिक्योरिटी इश्यूज खत्म किए जाएं या फिर पहले इकोनॉमी के इश्यूज सॉल्व किए जाएं। दो जो ग्रुप्स हैं, एक कहता है कि पहले इकोनॉमी को देते हैं, चांस देते हैं, इकोनॉमी ही सिक्योरिटी के इश्यूज को और आपस की लड़ाइयों को खत्म कर देगा। दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, इकोनॉमी तो थ्राइव ही नहीं करेगी अगर दो मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी इश्यूज रहेंगे। मिसाल के तौर पर इंडिया पाकिस्तान अपने मसले हल करना चाहते हैं, उनके बॉर्डर पे अगर फौजें खड़ी होंगी तो वो किस तरह से इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकेंगे। जबकि दूसरा ग्रुप ये कहता है कि किसी तरीके से इकोनॉमी आपस में शेयर होनी चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इतने ज्यादा इंटरलिंकेजेस बन जाएंगे कि सिक्योरिटी खुद ही जो है वो इश्यूज खत्म हो जाएंगे। तो ये भी एक चैलेंज है एससीओ कंट्रीज के लिए कि पहले किस चीज को हल करें, पहले सिक्योरिटी को हल करें या पहले इकोनॉमी को बूस्ट करें। तो बस इन्हीं इश्यूज की वजह से एससीओ जो है अभी तक इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चाइना और रशिया एक्टिव होते जा रहे हैं तो एससीओ के अंदर भी ऑटोमेटिकली कोई ना कोई एक ऐसी थॉट आएगी जो इसको एक्टिव करेगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल एससीओ का टॉपिक है। इस साल, पिछले साल जो है सितंबर 2021 के अंदर एससीओ का समिट हुआ था, उसके अंदर भी बहुत सारी जो है वो इश्यूज पे बात हुई थी। लेकिन ये है कि कोई सॉलिड चीज सामने नहीं आई जो मजीद कोऑपरेशन कर सके। लेकिन ये है कि इसके चैलेंजेस और प्रोस्पेक्ट्स आपने सामने रखकर डिसाइड करना है कि इसका फ्यूचर ब्राइट तो नजर आ रहा है, लेकिन बनाना कैसे है ब्राइट। ठीक है, तो ये एक एससीओ का टॉपिक है जो प्रोबेबल टॉपिक है, मे भी पूछा जा सके। और मे भी ये पूछा जा सके कि रशिया के यूक्रेन पे हमले करने के बाद एससीओ कैसे स्ट्रांग होगी। तो जाहिर है वो ऐसे स्ट्रांग होगी कि रशिया को बाकी जब दुनिया सैंक्शंस लगाएगी तो वो कोशिश करेगा कि अपने ब्लॉक के अंदर एक्सपोर्ट स्टार्ट करे, अपने ब्लॉक के अंदर जो है वो काम स्टार्ट करें। अब जैसे हमारे अपने मुल्क के अंदर हमारे मुल्क का जो झुकाव है वो थोड़ा सा रशिया की तरफ गया है इस इशू के बाद, और वो उस नतीजतन क्या होगा, हमारे कंट्री को इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स मिलने से क्या होगा कि रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे तो अल्टीमेटली एससीओ के ताल्लुकात बेहतर होंगे। ऐसे ही रशिया और कंट्रीज के साथ भी अप्रोच करेगा। अच्छा जी, उसके बाद एक और टॉपिक है जो पहले तो बहुत बड़ा टॉपिक होता था लेकिन अब ये बहुत ज्यादा घिस चुका है और अब बहुत ज्यादा पुराना हो गया है। यह है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपैक। इसके हम फैक्ट देख लेते हैं। इसके बाकी सारे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो सारे मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुके हैं और सारी हमारी टॉक के अंदर जो है वो नजर आते हैं। ठीक है, ये 2013 में स्टार्ट हुआ था। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था और इसकी कंप्लीशन डेट 2049 है। यानी ये तकरीबन कोई कह लें कि 40 साल बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसे एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है। और यकीनन जो इन्वेस्टमेंट 40 साल में होगी वो फिर अगले 200 साल तक चलेगी। अब अगर एक मोटरवे जो है वो पाकिस्तान में बन जाती है तो वो आगे चलती रहेगी, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो होगी, लेकिन ये है कि वो कई 100 सालों के लिए बन चुका है एक नया रास्ता। इसकी असल रीजन जो है वो इकोनॉमी के अलावा सिक्योरिटी भी है। ये क्यों है ये हम इंडियन ओशन पॉलिटिक्स के चैप्टर में देख लेंगे, इसके बाद हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी जो है वो 9 कंटिजेंट डिफेंस एरियाज हैं, ये बल्कि हम आगे डिस्कस करेंगे, इस पे भी जो है वो हम इसे होल्ड कर लेते हैं। अच्छा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जितने मुल्कों के अंदर है वो 65% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को कवर करता है। 75% ऑफ एनर्जी रिजर्व्स आते हैं जहां जहां ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, $1 to 8 ट्रिलियन की ये डील है और 6 कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इसका मैप हम देख लेते हैं कौन से कॉरिडोर्स हैं। सीपैक जो है पाकिस्तान के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। $65 बिलियन इसके ऊपर आ चुके हैं। 2% इंटरेस्ट रेट है, 20 to 25 ईयर्स पेमेंट टाइम है। इंटरेस्ट रेट जो है ये बहुत ही मिनिमल है, IMF के इंटरेस्ट रेट्स के बराबर है और हमें जो है वो खुशी खुशी दिया जा रहा है, तो पाकिस्तान फिर उसको लेकर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर 4 चीज़ों पे ये पैसे लग रहे हैं। एनर्जी प्रोजेक्ट्स 33 बिलियन डॉलर जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे लगे हैं। 2016 से लेकर 2020 तक बहुत सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगे हैं और पाकिस्तान की कैपेसिटी तकरीबन डबल हो चुकी है। फिर पोर्ट्स के ऊपर लगे हैं, ग्वादर पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान में पैसे लगे हैं। रोड्स के ऊपर लगे हैं, ये जो आप मोटरवेज देख रहे हैं ये सारी आजकल जो बन रही हैं ये सीपैक के पैसे से बन रही हैं। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं वो 2 पाकिस्तान में बन रहे हैं, एक फैसलाबाद में और एक जो है वो रशकई में बन रहा है, KPK में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं उसके अंदर टैक्स की ब्रेक दी जाती है कि टैक्स नहीं लिया जाएगा और
आप अपनी फैक्ट्री लगाएं और काम शुरू करें, और सारी सर्विसेज जो है वो उसी जोन के अंदर दी जाएंगी। मिसाल के तौर पर बिजली का कनेक्शन लेने के लिए भी आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको फोन का कनेक्शन लेने के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिल्डिंग मटीरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको जो है वो सड़कें भी बना के दी जाएंगी, आपको सिक्योरिटी भी दी जाएगी, आपको पुलिस स्टेशन भी दिया जाएगा। बस आप आएँ और आकर इधर इंडस्ट्री लगाएं। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। पाकिस्तान में ये 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों जो प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी से आपने देखा कि अब पाकिस्तान में बिजली नहीं जाती, ठीक है, तो इंडस्ट्री दोबारा से चलना स्टार्ट हो गई है। पोर्ट्स में देखा कि ग्वादर पोर्ट बनी है तो ट्रेड ज्यादा बढ़ गया है। रोड्स के अंदर आपने देखा कि सीपैक की रोड जो सारी मोटरवेज हैं, पहले सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान थी, अब जो है वो पूरे जो है वो कंट्री में इनका जाल बिछ चुका है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जॉब्स क्रिएट होती हैं और कंट्री जो है वो स्पीड से तरक्की करता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये सीपैक और BRI के ऊपर जो है। अच्छा, इसके ऊपर अगर आपने मजीद स्टडी करना हो तो मेरे पास एक टॉक है यूट्यूब के ऊपर, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। उस टॉक के अंदर एक साहब हैं जिन्होंने सीपैक के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा काम किया हुआ है, रिसर्च की हुई है और गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे हैं। उनका इंटरव्यू है, वो मुझे अच्छा लगा था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो चीजें काफी ज्यादा आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो वो मुझे याद करवा दीजिएगा कि मैं वो शेयर कर दूँ। लेकिन इससे ज्यादा अब ये है कि ये टॉपिक बहुत बार पूछा जा चुका है, पाकिस्तान के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, पाकिस्तान डेट पे कर सकेगा या नहीं पे कर सकेगा, वगैरह वगैरह। ये बहुत पुराना टॉपिक हो चुका है, इसलिए आई डोंट थिंक ये कोई करंट अफेयर है, ठीक है। अगर आपने पढ़ना हो तो आप इसको इजीली अपने तौर पे भी पढ़ सकते हैं और उस टॉक से भी समझ सकते हैं कि फ्यूचर कैसा हो। इसका मैप देखना इंपॉर्टेंट है। ये 3 रूट आपको नजर आ रहे हैं, एक ग्रीन कलर का है, एक येलो कलर का है और एक ब्लू कलर का है। ये ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न रूट्स हैं। इसके अंदर जो ईस्टर्न और सेंट्रल रूट है इसके ऊपर तो पूरा काम हो चुका है। जो वेस्टर्न रूट है वो अभी मुकम्मल तौर पे नहीं बना, और वही हमारे अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं बलूचिस्तान और KP के, उनके अंदर भी जब ये रूट बन जाएगा तो फिर पाकिस्तान के पास चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए और पोर्ट तक जाने के लिए 3 अल्टरनेटिव रास्ते होंगे, ठीक है। तो ये वाले रास्ते जो हैं ये जब बन जाएंगे तो पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा बूस्ट करेगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि इंटरसिटी ट्रैवल बहुत कम रह गया है और जो है इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो नजर आ रही हैं। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसके अंदर पानी के रास्ते और जमीन के रास्ते कौन कौन से कनेक्शंस होंगे ये मैप शो करता है। ये शियान जो शहर है चाइना का, उधर से स्टार्ट होता है और आगे उरमची और उसके बाद अलमाती, बिश्केक, समरकंद, दुशंबे, तेहरान, इस्तांबुल, मॉस्को और रोटरडैम तक जाता है। फिर रोटरडैम से आगे जो है वो वेनिस तक एक रोड जाती है और वेनिस से एथेंस और नैरोबी, कोलंबो, कुआलालंपुर, जकार्ता, हनोई और सारे जो पोर्ट्स हैं वो कनेक्टेड हैं। तो एक पानी का रास्ता है और एक जो है खुश्की का रास्ता है, दोनों एक ही जगह पे जा रहे हैं। आपको पता है कि चाइना और US जो हैं वो दोनों ट्रेड वॉर पे हैं, और वो क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि वो मुख्तलिफ स्कर्मिशेस हैं उनकी इकोनॉमिक फ्रंट्स पे, सिक्योरिटी फ्रंट्स पे अभी चाइना और अमेरिका का कोई इशू नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे है। तो उसके लिए जो है वो US ने चाइना के ऊपर काफी सारी सैंक्शंस स्लैब की हैं या काफी सारे टैरिफ स्लैब किए हैं, वो हम देखते हैं उनकी डिटेल। और ये भी ट्रेड वॉर भी एक पुराना टॉपिक है, अभी तक ट्रेड वॉर चलती तो जा रही है लेकिन इसमें मजीद डेवलपमेंट कोई नहीं हुई। 2018 के स्टार्ट में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अमेरिका का कल हमने देखा था कि चाइना की निस्बत एक ट्रेड इम्बैलेंस था, और वो कितना था? वो 4 गुना था। चाइना 4 गुना ज्यादा चीजें अमेरिका को दे रहा था और अमेरिका जो है वो सिर्फ 1 गुना चीज दे रहा था। तो अमेरिका के एक सदर थे ट्रंप, जिनका हमने जिक्र किया अपने US वाले लेक्चर में। ट्रंप साहब का ये नारा था कि मैं ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो मसाइल हुए हैं उनको मैं हल करने आ गया हूँ। तो उन्होंने आकर जो है चाइना के साथ सैंक्शंस, ये चाइना के साथ जो है वो ट्रेड वॉर स्टार्ट की। ट्रेड वॉर कैसे होती है? ये ऐसे कोई जंग नहीं होती जिसके अंदर आप गन्स लेकर और बम लेकर एक दूसरे के ऊपर मारते हैं, बल्कि ये एक ऐसी जंग होती है जिसके अंदर आप एक दूसरे के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर खेलते हैं। आप ये चाहते हैं कि वो मुल्क जो चीजें मुझे एक्सपोर्ट कर रहा है वो मैं उसके ऊपर टैक्स का रेट बढ़ा दूंगा, उसकी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दूंगा, ठीक है। और जो चीजें मेरे मुल्क से उसके मुल्क में जा रही हैं उस पर वो दूसरा मुल्क जवाब में टैक्स के रेट्स बढ़ा देगा। मिसाल के तौर पे फर्ज करें इंडिया और पाकिस्तान ट्रेड कर रहे हैं और इंडिया में टमाटर जो है फर्ज करें उसकी कीमत जो है वो 10 रुपए किलो है। तो पाकिस्तान के अंदर जब वो टमाटर एक्सपोर्ट होगा तो इंडिया जो है वो कहेगा कि मैंने 10 रुपए इसके ऊपर मजीद टैरिफ रखना है और 20 रुपए का टमाटर जो है वो पाकिस्तान को देना है। तो 10 रुपए तो उसके फार्मर ने कमा लिए इंडिया के, और 10 रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने कमा लिए कस्टम ड्यूटी से या टैरिफ से। अब पाकिस्तान जो है फर्ज करें इंडिया के साथ कोई लड़ाई कर रहा है या इंडिया को कोई एलिगेशन है कि पाकिस्तान उसके साथ अच्छे तरीके से नहीं चल रहा, तो इंडिया कहेगा कि क्योंकि पाकिस्तान को टमाटरों की बहुत ज्यादा जरूरत है तो मैं हर 10 रुपए वाले टमाटर के ऊपर 30 रुपए 30 रुपीज जो है वो टैक्स भी लूंगा और वो गवर्नमेंट को जाएगा। उससे ना सिर्फ उसका एक्सचेकर का फायदा होगा बल्कि पाकिस्तान के अंदर टमाटर महंगे हो जाएंगे, 20 रुपए किलो की बजाय 40 रुपए किलो हो जाएंगे। नतीजतन पाकिस्तान के लोगों में महंगाई होगी। इस तरीके से एक दूसरा मुल्क जो है वो एक दूसरे मुल्क के अंदर महंगाई क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब ये इसे ट्रेड वॉर कहते हैं। यही काम US ने चाइना के साथ किया। US ने ये कहा कि चाइना जो है उसके पास अपनी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है नहीं, ये हमारे ट्रेड सीक्रेट्स चोरी करता है, ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स पे हमला करता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स क्या होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि फर्ज करें मैंने एक चीज बनानी सीख ली,
फर्ज करें मैंने एक इंडस्ट्री के अंदर यूरिया बनाना सीख लिया, खाद बनानी सीख ली, तो मैं उसको अपने नाम से रजिस्टर करा दूंगा कि ये पाकिस्तानी एक शख्स है अवैस अली और उसने यूरिया की एक नई किस्म बनाई है। अब अगर चाइना भी वही किस्म बनाना चाहेगा तो उसे अवैस अली को और इन रिटर्न पाकिस्तान को जो है वो पैसे देने पड़ेंगे कि आपका जो ट्रेड सीक्रेट है वो मैंने लिया है और उसकी मैं फीस दे रहा हूँ, उसकी मैं आपको रॉयल्टी दे रहा हूँ। जैसे बुक्स होती हैं, बुक्स लिखते हैं तो राइटर्स को रॉयल्टी मिलती है। हमारे दोस्त जो हैं वो उस बुक को स्कैन करते हैं और व्हाट्सएप पे डाल देते हैं और कहते हैं कि जनाब ये फलां सर की किताब मैंने शेयर कर दी है, तो वो टीचर आपके ऊपर केस कर सकते हैं कि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को जो है वो बाईपास किया है और मेरे तक इसकी रॉयल्टी नहीं आ रही। बहरहाल तो चाइना के ऊपर ये एलिगेशन है कि इसकी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, ये हमारे सीक्रेट्स जो है किसी तरीके से उठा लेता है और उठाने के बाद अपने मुल्क में क्रिएट करने लग जाता है। तो यूएस ने जो है इसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया और दूसरा एलिगेशन जो है वो ये लगाया कि क्यों, जाहिर है एलिगेशन तो यही लगाया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू है, लेकिन असल बात ये थी कि चाइना के साथ उसके ट्रेड इम्बैलेंस भी था और वो चाहता था कि ट्रेड इम्बैलेंस जो है ये थोड़ा सा सेट हो और चाइना की चीजें हमारे मुल्क में आना बंद। चनाचे यूएस ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर यूनिलैटरली जो है वो टैरिफ लगा दिया, यूनिलैटरली एक ही तरफ से बहुत ज्यादा कर दिया। मिसाल के तौर पे चाइना अपनी चीजें उसी रेट पे दे रहा है, यूएस ने कहा नहीं हमने तो अपनी चीजें जो है आपको महंगी करके देनी है, इसमें हमारा कस्टम ड्यूटी बढ़ गई। नतीजतन उसने इंडस्ट्रियल आइटम्स और कंज्यूमर आइटम्स इन दोनों आइटम्स के ऊपर लगा दिया, या तो हो गए डायरेक्टली लोगों तक ना जा रहा हो, सिर्फ इंडस्ट्री तक जा रहा हो, फिर भी मैनेज हो सकता है, लेकिन उसने लोगों की यूज की चीजें, मिसाल के तौर पे मोबाइल हो गया, मिसाल के तौर पे चार्जर हो गया लैपटॉप का, मिसाल के तौर पे पेंसिल होगी, पेन हो गया, इस तरह की चीजों के ऊपर भी लगा दिया और इंडस्ट्रियल मशीनरी के ऊपर टैरिफ लगा दिया। नतीजतन चाइना ने यूएस की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दिया। अब यूएस के अंदर एग्रीकल्चर काफी ज्यादा होती है और उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा चाइना को होती हैं, चाइना ने उसकी इन चीजों पे लगा दिए जो उसकी बेकार हो सके हैं। और फर्ज करें अगर वीट यूएस ने बनाई है और वो चाइना नहीं ले रहा या कह रहा है कि मैंने जो है वो इसके ऊपर ये वाली इम्पोर्ट्स हैं आपकी हमने नहीं लेनी, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं लेनी, तो नतीजतन वो ज़ाया होगी यूएस के अंदर चीज। तो चाइना ने भी ऐसा किया। टॉक्स जो है उन्होंने किया आपस में, लेकिन यूजफुल नहीं, टैरिफ बढ़ते गए। यूएस ने टॉक्स के बाद टैरिफ जो है ट्रंप के दौर में 10% से 25% कर दिया, चाइना ने भी ऐसे ही लगा दिए। इसके नतीजे के अंदर यूएस के अंदर $8 बिलियन जीडीपी लॉस हुआ और हर कंज्यूमर को $11 हर महीने जो है वो एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े, यानी हर महीने $11 जो है वो महंगाई हो गई। फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो एशिया और यूरोप के अंदर उनमें डिक्लाइन आया। क्यों डिक्लाइन आया? क्योंकि यूएस की जो चीज़ें थी वो बेकार रहने लगी। यूएस ने भी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो है वो जो इनकम करके पैसे लगाता था वो भी नहीं लगाए, और जो यूएस को चीज़ें बनती थी, फर्ज करें यूएस एक गाड़ी बनाता था, उसके लिए रॉ मटेरियल सिंगापुर से लेता था, फर्ज करें तो सिंगापुर की भी बिक्री नहीं हुई, अगर यूएस की भी गाड़ी नहीं बिक रही या महंगी बिक रही है, तो नतीजतन एशिया और यूरोप की फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर भी डिक्लाइन आया। तो इसके ऊपर अभी तक टॉक्स चल रही हैं, कोई कंक्लूसिव चीज़ नहीं आई, तो इसलिए जो है वो इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। ये फैक्ट्स हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है, इसको आप एज आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं कि यूएस और चाइना जो है वो ट्रेड वॉर लेकर चल रहे हैं। ये जनाब यूएस और चाइना की जो है गुड्स के ऊपर टैरिफ जो है वो नजर आ रहा है आपको, और ये जो है मजीद जब 10 से 25% हो गया तो नजर आ रहा है। और उसके बाद कुछ सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं यूएस के, ये भी हम कल ही देखेंगे उसके साथ इंडियन ओशन रीजन पॉलिटिक्स के साथ। हम आगे ये देख सकते हैं कि क्या क्लैश जो है यूएस और चाइना का ये इमिनेंट है या नहीं है, क्या चाइना और यूएस जो हैं ये आपस में लड़ाई करेंगे या नहीं करेंगे। ये बात हमने पहले भी देखी थी। कब देखी थी? हमने देखी थी जनाब ये वाली चीज़ जब हम यूएस का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि क्या क्लैश जो होगा या नहीं होगा। तो एक थ्योरी है IR की जिसे कहते हैं थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप ये होता है कि दो पावर्स जब कम्पीट कर रही हों वर्ल्ड पावर बनने के लिए, तो उन दोनों के दरमियान जो है वो क्लैश जो है वो इमिनेंट होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने सही बताया। और ये थ्यूसिडाइड्स ट्रैप जो है ये स्टार्ट हुआ था जब आज से 2500 साल पहले ग्रीस के अंदर जो है वो जो मुल्क यूनान है उसके अंदर दो स्टेट्स थी, एथेंस और स्पार्टा, वो दोनों एस्पायर कर रही थी कि वो बड़ी पावर बने। नतीजतन उनके दरमियान जंग हुई थी, जिसके ऊपर आपने मूवी ट्रॉय भी देखी होगी। ट्रॉय मूवी जो है वो स्पार्टा और एथेंस की है, वो भी पहला थ्यूसिडाइड्स ट्रैप था हिस्ट्री का। उसके बाद जब भी ये हुआ है कि दो पावर्स एक दूसरे को कम्पीट करती हैं और सुपर पावर बनने के लिए, तो उनके दरमियान जंग होती है। सिर्फ कुछ बार ऐसा हुआ है कि जंग नहीं हुई। उसके लिए ग्राहम एलिसन साहब है, उनकी बड़ी रिसर्च है और उनकी एक बुक है डेस्टिन्ड फॉर वॉर। ये वाली जो बुक है इसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया है कि जंग कब कब हुई है, और इसकी एक समरी भी है। उसकी समरी जो है उसका लिंक मैंने फर्दर रीडिंग में दिया है, अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि किन किन हिस्टोरिकल जंक्चर्स के ऊपर दो सुपर पावर्स की जंग हुई थी और किन किन जगहों पे नहीं हुई थी। इसमें एक तो कोल्ड वॉर थी, जब रशिया और यूएस थे, इनकी आपस में जंग नहीं हुई थी, लेकिन इनके जंग के करीब तक पहुंच गए थे ये दोनों मुल्क। अब यूएस और चाइना का मामला है, देखते हैं कि क्या ये थ्यूसिडाइड्स ट्रैप में आते हैं या ये किसी तरीके से अवॉइड कर लेते हैं, पीसफुली इस मसले को हल कर लेते हैं। अच्छा, फिर एक पॉइंट ये है कि जो ट्रेड वॉर है वो भी इतनी ज्यादा सीवियर नहीं है। चाइना के पास बहुत ज्यादा मार्केट्स हैं पूरी दुनिया में जो जहां वो एक्सपोर्ट कर सकता है चीजें, इसलिए भी क्लैश जो है वो ट्रेड वॉर में भी ऐसा नहीं हुआ।
फिर रीजनल ब्लॉक जो है SCO वो स्ट्रांग हो रहा है, उसके अंदर कंट्रीज बढ़ रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बाद जो है वो रशिया को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज उस ब्लॉक में बढ़ जाएंगे। तब भी US जो है इस बात को देखते हुए कि हाँ अगर जंग की तो दोनों मुल्क जो हैं रशिया US के साथ जंग, चाइना के साथ अगर मिलिटरीली जंग की तो दोनों कंट्रीज जो हैं US और चाइना दोनों सफर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों के ब्लॉक में बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं। फिर US के यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर पहले स्ट्रांग थे जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो US अच्छी जो है वो पोजीशन में था। अब US जो है वो खुद थोड़ा सा डिमिनिशिंग रोल रख रहा है, थोड़ा सा पीछे को जा रहा है, जो हमने US के चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है। फिर यूक्रेन वॉर जो है ये भी एक टेस्ट केस देखी जा सकती है कि US और यूरोपियन यूनियन इकट्ठे रहते हैं या उनके दरमियान डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। फिर एक ये भी है कि इंडियन ओशन रीजन पे जिसका कब्जा होगा वही जो है वो रूल करेगा। इस वक्त तो चाइना टॉप पे जा रहा है इंडियन ओशन रीजन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने में, लेकिन देखें इंडियन ओशन रीजन का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे फिर आपको अंडरस्टैंड होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। फिर US जो अभी तक इंटेलेक्चुअली एक सुपर पावर है, इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, इसकी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, इसलिए भी चाइना जो है वो अभी तक उसके लेवल का नहीं हुआ, इसलिए अभी क्लैश जो है वो शायद दूर हो जाए। फिर चाइना मिलिट्री पावर नहीं है, चाइना इकोनॉमिक पावर है जैसे हमने पहले देखा। और चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो बेहतर है, यानी इकोनॉमिकली और इन्फ्लुएंशियली चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा है, लेकिन मिलिट्री पावर नहीं है। और कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं जो डिटरमिन करेंगे कि क्लैश होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी जैसे आपकी ये राय है कि चाइना सुपर पावर बनेगा या नहीं, इसके बारे में भी आपने अपनी एक राय बनानी है कि आपके ख्याल में क्लैश पॉसिबल है या नहीं। सारा डेटा जो है वो इस प्रेजेंटेशन के अंदर अवेलेबल है आपके पास। पाकिस्तान के लिए क्या इंप्लीकेशंस होंगी? पाकिस्तान के लिए एक तो सिक्योरिटी इश्यूज हैं। पाकिस्तान जो है वो चाइना का हमसाया है और पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन अभी बेहतर तो हो रही है, लेकिन जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो दोबारा से पिछले कुछ अर्से में स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये जो अटैक्स हैं ये डिटरमिन करेंगे कि क्या पाकिस्तान का क्या रोल होगा, सीपैक से वो फायदा उठाएगा या नहीं उठाएगा, क्या उसके मुल्क में तरक्की होगा या नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान सड़कें बना ले और खुदा ना खासा टेररिज्म ना खत्म हो तो चाइना क्या उसमें से ट्रेड करेगा या नहीं करेगा। तो ये सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है पाकिस्तान की इम्प्लीकेशन सीपैक से रिलेटेड या चाइना के राइज करने से रिलेटेड। दूसरी डेट ट्रैप है, क्या पाकिस्तान अपनी ऐसी पॉलिसीज बनाता है जो सीपैक से लिए हुए पैसे को बेहतर तरीके से यूज कर सके, जो इन वाटरवेज को, इन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, इन रेलवे प्रोजेक्ट्स को और इन पोर्ट्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सके। अगर तो बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर लेता है फिर तो डेट ट्रैप में नहीं आएगा, अदरवाइज फिर हम सिर्फ कर्जा उतारते रहेंगे और ये रोड यूज नहीं होंगी, ये पोर्ट्स यूज नहीं होंगे। फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज रीजन के अंदर पाकिस्तान एक्सप्लोर करता है चाइना के ऊपर आने से और टाइमली ऐसे एग्रीमेंट्स करता है चाइना की मदद से जो इसको हेल्प करेंगे, तो चाइना पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है। अदरवाइज में भी जो है वो पाकिस्तान जो है वो इसका ज्यादा फायदा ना उठा सके। फिर अगली भी वही बात है कि चाइना विक्टर के साथ यानी पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ जो है वो अलाइंड है, शुरू से अलाइंड है, ये एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। फिर US के साथ पाकिस्तान के रिलेशन खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, चाइना के साथ आगे जा रहे हैं, ये भी चाइना के साथ अच्छी अलाइनमेंट के लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर US के भी इंटरेस्ट चल रहे होते और पाकिस्तान दोनों कश्तियों में सवार होता फिर शायद मुश्किल होता चाइना का साथ देना और चाइना की सुपर पावर बनने से फायदा उठाने का। फिर डेमोक्रेसी का फीचर पाकिस्तान में कैसा होगा, ये भी एक देखने वाली चीज है। इसमें एक पॉइंट तो ये है कि चाइना खुद अथॉरिटेरियन रिजीम है और पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं होती तो मे भी चाइना कोशिश करे कि पॉलिटिकली जो है वो इंटरवीन करके जहाँ कोई ऑटोक्रेसी या अरिस्टोक्रेसी जो है जिस तरह का अथॉरिटेरियन रिजीम उधर है उस तरह की मुतारफ कराने की कोशिश करे। तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेटिक पावर्स को एक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमी जो है उसे साइन करना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए चलिए हम इकोनॉमी के ऊपर जो है वो पॉलिसी सेम रखेंगे, फिर पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है। इस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, जिनका झुकाव मुख्तलिफ तरफ है। तो ये भी डिटरमिन करेगा पाकिस्तान के लिए कि जब वो चाइना के साथ खड़ा होगा तो उसके जो मिडिल ईस्ट वाले दोस्त हैं वो किस तरफ है। अगर तो वो चाइना की तरफ है फिर तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, लेकिन अगर वो दूसरी तरफ है तो फिर पाकिस्तान को अगर एक तरफ से फायदा हो रहा होगा तो दूसरी तरफ से नुकसान होने लग जाएगा और अल्टीमेटली वो ग्राउंड जीरो पे ही रहेगा। फिर इंडिया फैक्टर है, क्या इंडिया आने वाले टाइम्स में पाकिस्तान को तंग करेगा या नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान को अपना डिफेंस बजट मुसलसल बढ़ाना पड़ता है और मुसलसल इंडिया के साथ जंग की तैयारी करनी पड़ती है जैसे पिछले 70 सालों से कर रहा है, फिर शायद पाकिस्तान के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा वो इकोनॉमी पे तवज्जो दे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको एनालाइज करके हम देख सकते हैं कि चाइना के सुपर पावर बनने से पाकिस्तान तरक्की करेगा या नहीं करेगा। अच्छा जी, आगे फ्यूचर कैसा नजर आएगा, इसमें 5-6 सिनेरियो मैंने सोचे हैं, आप भी कोई सिनेरियो सोच सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि चाइना और रशिया आपस में दोस्ती करते रहें जैसे चल रही है, इससे ज्यादा बेहतर दोस्ती हो जाए और पाकिस्तान क्योंकि चाइना के साथ है तो ये रीजन जो है ये तरक्की करता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर रशिया के साथ चाइना की नहीं बनती फिर इश्यूज होंगे, रशिया कहेगा मैं बड़ी पावर हूँ, चाइना कहेगा नहीं मैं बड़ी पावर हूँ, तो वो बजाय इसके US को उसके सुपर पावर स्टेटस से जो है वो रिटायर करें वो आपस में लड़ने लग जाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो चाइना जो है वो बड़े सियाने तरीके के साथ रशिया के साथ चल रहा है और होपफुली ऐसा ही चलता रहेगा। सेकंड सिनेरियो जो है वो चाइना अगर इंडिया के साथ मिल जाता है, फर्ज करें वो अपने बॉर्डर क्राइसिस के इश्यूज जो है वो सॉल्व कर लेता है और इंडिया के साथ मिलता है, फिर पाकिस्तान के लिए भी बड़ी रेप्लिकेशंस होंगी और मे भी चाइना के इंडिया के साथ बेशक बॉर्डर क्राइसिस चल रहे हैं लेकिन उनका ट्रेड भी बढ़ता जा रहा है, ट्रेड वॉल्यूम।
मे भी किसी स्टेज पे चाइना ये कहे कि इंडिया के साथ मुझे जो है वो ताल्लुकात बेहतर करने से ज्यादा जो है वो फायदा हो रहा है। लेकिन ये भी है कि इंडिया अभी यूएस के साथ चल रहा है, लेकिन इंडिया चीजों को बड़ी पॉलिटिकली देखता है और इस तरीके से नहीं देखता है कि परमानेंट फ्रेंड्स या फोर्स हों। तो कहीं फ्यूचर के अंदर चाइना और इंडिया की अगर दोस्ती हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए जो है वो काफी ज्यादा इंप्लीकेशन होंगी। और ये भी है कि जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के पास खास हैं वही इंडिया के पास खास हैं। पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन सेम ही रीजन है, सेम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, सेम जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, सेम रॉ मटेरियल है, सेम नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो चाइना को तो दोनों कंट्रीज के साथ सिमिलर तरीके का जो है वो फायदा मिलेगा। इंडिया एक बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान एक छोटा कंट्री है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में चाइना अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर लेता है तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन होंगे। इसी तरह थर्ड सिनेरियो ये है कि चाइना, इंडिया और रशिया मिल जाए, फिर और ज्यादा जो है वो सूरत हाल गंभीर हो सकती है। चौथी ये है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है वो एक बड़े ब्लॉक की तरह स्ट्रांग होकर सामने आ जाए, फिर कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन भी आ सकती है, चाइना रशिया एक तरफ हो जाए और यूएस और दूसरी तरफ हो जाए। फिर टेररिज्म का क्या फीचर होगा? अफगानिस्तान हमारे पास है, हमारे रीजन में, अगर उसमें से टेररिस्ट निकलते रहते हैं और रीजन को खराब करते रहते हैं तो क्या वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं करेगा? फिर जो स्थान हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके अंदर तहरीकें चल रही हैं, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चल रही है, ISIS जो है उसका चैप्टर है अफगानिस्तान में, ISIS जिसे कहा जाता है, ISIS खुरासान चैप्टर, ठीक है। तो ये किस तरीके के साथ जो है वो पाकिस्तान और इंडिया और इन सारे मुल्कों के अंदर एक्ट करते हैं और नतीजतन इस रीजन का क्या फ्यूचर होता है। और छठे नंबर पे एक बहुत ही खतरनाक किस्म की ये है कि चाइना एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दे। चाइना कहे कि आसपास के जो नेबर्स हैं उस पर भी मेरा ही कब्जा हो जाए। अगर ये होता है तो फिर तो और ज्यादा खतरनाक चीज हो जाएगी और पाकिस्तान का एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं। तो ये सारे सिनेरियोज हैं जिसको आपने स्टडी करना है, समझना है इन सारे फैक्ट्स की रोशनी में और अपनी एक ओपिनियन बनानी है। इन 6 चीजों में से कुछ भी हो सकता है, तो आपने इस चीज को जो है प्रो पाकिस्तानी और पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी एक ओपिनियन रखनी है इसके ऊपर। चाइना अगर सुपर पावर बन जाता है तो वो कैसे सुपर पावर बनेगा? उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये है कि वो नॉन पैसिफिस्ट पावर बनेगा। नॉन पैसिफिस्ट पावर वो होती है जो दूसरे को अफोर्ड नहीं करती और दूसरे की ओपिनियन को अफोर्ड नहीं करती। वो ये कोशिश करती है कि उसका तसल्लुत रहे, उसकी जो है वो कामयाबी रहे। ये कहाँ से पता चलता है? ये चाइना की हिस्ट्री से पता चलता है कि चाइना में जब भी कोई डायनेस्टी आई है, जब भी कोई पावर, बड़ी पावर बनी है, तो उन्होंने दूसरों को दबाया ही है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि चाइना अपने ही वर्ल्ड ऑर्डर पे इंसिस्ट करेगी। वो कहेगी कि मैं पुराने वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बल्कि नए वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर जो है वो अमल करना चाहती हूँ, ठीक है, चाहता हूँ। तो वो कुछ मुल्कों के अंदर चेंजेस भी करेगी, जैसे अमेरिका जो है वो इंटरवीन करता है। इसी तरीके से चाइना की ये है कि वो रिलेशन के अंदर डोमिनेंस शो करता है कि मैं बड़ा हूँ, इसलिए वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ज्यादा ताल्लुकात बढ़ाता है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, जहाँ चाइना अपने एग्रीमेंट्स अपनी मर्जी से कर सके। और चाइना अपनी वैल्यूज भी एक्सपोर्ट करेगा। चाइना के अंदर 77% लोग जो हैं वो किसी भी रिलीजन के नहीं हैं, ठीक है। चाइना के लोग जो हैं वो अथॉरिटेरियन रिजीम पसंद करते हैं, या उधर है ऐसे, ठीक है। वो कहते तो डेमोक्रेसी है लेकिन डेमोक्रेसी अपने ट्रू सेंस में नहीं है, तो वो अपनी ये वाली सारी वैल्यूज जो है वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जनाब फर्दर रीडिंग के लिए मैंने कुछ लिंक्स हैं जो आपके लिए नोट किए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हमारा इस पूरे टॉपिक्स के अंदर जो है इंडियन ओशन रीजन की जो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स ये रह गया है। ये काफ़ी ज़्यादा मैप्स की मदद से समझने वाला है और ये इसके ऊपर हम कल का लेक्चर रखेंगे और इसे तसल्ली से देखेंगे।